नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के भी स्पेशल टेक में। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने CET और NRA के लिए अप्रूवल दिया हुआ है और ये उन कैंडिडेट्स के लिए, उन स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है जो अपने जीवन में, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है या बुरा, आपको इससे मदद मिलेगी या होगा इससे नुकसान, जानेंगे एक नज़र में मेरे साथ। सबसे पहले इस जानकारी को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे कि ये सभी के पास पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। अब इस वीडियोस के अंदर हम जितने भी पॉइंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बहुत बड़ा चेंजेस आपके सामने आ रहा है। बोर्ड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। एक नया CET एग्ज़ाम यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। हालांकि इसके बारे में बता दिया गया था, पर इसमें क्या नया है, क्या चेंजेस हैं, आपने शायद कई सारे बहुत वीडियोस भी देखे होंगे। मैंने यहाँ पर काफ़ी रिसर्च करके पॉइंट्स वाइज यहाँ आपको समझाने वाला हूँ कि NRA क्या होता है, CET क्या होता है, बैंकिंग, रेलवेज़ और SSCs के एग्ज़ाम में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नया सिस्टम है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इससे नुकसान क्या हैं। सारी बातें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ओके, चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फटाफट मैं आपको बताता हूं और बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, बस आप देखते रहिए एंड तक। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका ट्वीट है जो इन्होंने किया था और इसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा बून होगा, यानी बहुत बड़ी चीज़ होगी। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये काफ़ी अच्छी चीज़ साबित होगी, या उनने यह जो है उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है। अब हम अपना एनालिसिस देखेंगे, इसका बहुत सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा, बट मैं शॉर्ट में टू द पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो NRA व CET क्या है, तो दोनों के बारे में हम आपको यहाँ डिटेल से बताएंगे। यहाँ जो NRA है इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। भारत सरकार ने 1517 करोड़ का फंड इसके लिए जारी किया हुआ है और एक एजेंसी बना रहे हैं। जैसे होता था SSC, क्या होता था, SSC एक एजेंसी थी। IBPS क्या है, IBPS भी एक एजेंसी है। RRB क्या है, RRB भी एक एजेंसी है जो रिक्रूटमेंट, जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराता है ना। लेकिन अब ये सारा काम किसको दे रहे हैं, NRA को दे रहे हैं। एक बार एजेंसी बन रही है, एक नई एजेंसी बन रही है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो अब से गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जो कि कब लागू होगा, जो कि लागू होगा 2021 से, यानी 2021 में होने वाले एग्ज़ाम NRA कंडक्ट कराएगी। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उसी का नाम इन्होंने दे दिया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी CET। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी। किन किन एग्ज़ाम्स के लिए होगा वो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत सरकार के अनुसार लगभग हर वर्ष 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट एग्ज़ाम देते थे, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब का, बैंकिंग का, SSC का, रेलवेज़ का, अलग अलग स्टेट लेवल का। तो इसमें क्या होता था, बहुत सारे बच्चे डबल फॉर्म भरते थे, बल्कि इससे ज़्यादा फॉर्म भरते थे। एक व्यक्ति 4 5 अलग अलग जगह सेलेक्ट हो जाता था। तो इससे क्या होता था, कई लोगों को मौका नहीं मिल पाता था। एक बात तो ये हो गई कि एक ही कैंडिडेट बहुत सारे अगर फॉर्म भरता है, बहुत सारी जगह सेलेक्ट हो जाता है, तो दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता। अगर हम बात करें दूसरी, तो दूसरा ये कि जिनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फॉर्म के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे बैंकिंग का चार्ज 850 रुपीज़ हो रहा है, कभी किसी एग्ज़ाम का चार्ज 1000 रुपये हो रहा है।
तो अगर 3-4 एग्ज़ाम्स का भी उस कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है तो जो कैंडिडेट है या जो स्टूडेंट हैं उन पर बर्डन आ जाता था। तो उसके लिए ये डिज़ाइन जो है किया गया है। आगे मैं आपको पॉइंट से समझाता हूँ। देखिए, इसके लिए भारत सरकार ने 1517.57 करोड़ का फंड जारी किया हुआ है एनआरए को बनाने के लिए। और एनआरए अब इससे जो अब सीईटी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएगा और ये स्टार्ट होगा 2021 से। कई बच्चे इस डाउट में हैं कि इसका अभी के एग्ज़ाम में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी के एग्ज़ाम में इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2021 से स्टार्ट होगा और पहले सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अचानक से कोई भी चीज़ बदली नहीं जाएगी। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो आपको इसके लिए समझना ज़रूरी होगा। देखिए, हमारे देश में फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 3 बड़ी संस्थाएं हैं। यूपीएससी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा आईबीपीएस जो है ये बैंकिंग के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। बैंक के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वह आईबीपीएस लेता है। आरआरबी मतलब ये रेलवे वाला है, अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अर्थात रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आरआरबी कंडक्ट कराता है। और एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं आप जानते ही होंगे, एसएससी के अकॉर्डिंग सीएचएसएल, सीजीएल, ये सब एसएससी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। अब इन तीनों का काम ख़त्म हो रहा है। 2021 से इन तीनों को मुक्त कर दिया जाएगा और इन सब के लिए एक नई एजेंसी बन गई है और उस एजेंसी का नाम है एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और अब इनके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसी को नाम दिया गया है सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो पहला तो ये इसमें हम आपको बताएंगे कि पहला इसमें जो सीईटी है प्री का लेवल होगा, यानी सीईटी प्री लेवल का होगा। प्री लेवल का होगा मतलब जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पहले आप बैंक में अगर कोई वैकेंसी आई हुई है या बैंक में कोई फॉर्म निकला हुआ है तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर प्री एग्ज़ाम देते थे, फिर आप मेंस भी देते थे, फिर आपका वहाँ पर इंटरव्यू होता था। इसी प्रकार एसएससी के एग्ज़ाम में आप प्री देते थे, मेंस देते थे, फिर आपका जो भी एग्ज़ाम्स होता था और भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आप इन प्रक्रियाओं को फॉलो करते थे। लेकिन अब ये सारा जो प्री वाला काम है ना वो अब ख़त्म हो जाएगा। जो प्री एग्ज़ाम्स हैं अब आपके अलग अलग नहीं होंगे। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्री एग्ज़ाम्स होंगे वो अब विभिन्न एग्ज़ामों के लिए कॉमन होंगे। सारे आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसे अब सीईटी नाम दे दिया गया है। सीईटी बोले तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब अब प्री एग्ज़ाम्स जो होंगे आपके कॉमन कर दिया गया है। मेंस तो आपके आगे होंगे, मेंस अलग अलग होंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी क्लियरिफिकेशन नहीं आया हुआ है अभी, इसलिए मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना वहाँ पर है। कई लोग जो है बड़े बड़े दावे करने लगे हैं कि अभी इसका बट सिलेबस आया नहीं हुआ है, एज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अभी इसकी आई नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड भी कभी कोई जानकारी यहाँ पर आई नहीं हुई है, यानी अभी तक कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं आई हुई है। मैं वही जानकारी आपको बता रहा हूँ जो पर यहाँ आई हुई है। तो सीईटी एग्ज़ाम्स जो हैं वो यहाँ पर प्री ख़त्म कर देगा। बैंकिंग का प्री, रेलवे का प्री और एसएससी का प्री और स्टेट गवर्नमेंट के जो प्री एग्ज़ाम्स होते थे वो ख़त्म कर देगा। जिन एग्ज़ाम्स में मेंस की ज़रूरत होती है वही होंगे, वो अलग से होंगे, पर वो कैसे होंगे वो हमें अभी आगे पता चलेगा। जिन एग्ज़ाम्स में फ़िज़िकल होता था, फ़िज़िकल मेडिकल होता था, तो आगे ये हो सकता है कि आपने सीईटी क्वालिफाई करा है, आपको बुला लिया जाए, आपका स्कोर कार्ड देखा जाएगा और अच्छे मार्क्स हैं तो सीधा आपका मेडिकल या फिज़िकल टेस्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। आपका पूरा मेन करियर जो है किस पर डिपेंड हो जाएगा? आपका पूरा मेन करियर हो जाएगा सीईटी के ऊपर डिपेंड, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। सीईटी में आपने अच्छे मार्क्स ले आए, यहाँ पर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, तो यहाँ पर भी आपको जो है
डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। और जहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू वाला सिस्टम होता है वहाँ से प्री ख़त्म हो जाएगा और मेंस और इंटरव्यू के सिस्टम तब भी वहाँ पर रहने वाले हैं। आगे और मैं आपको बताऊंगा सबसे खास बात ये है कि एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा और ये 3 फेज़ में होगा, यानी 3 लेवल में होगा। एक 10th लेवल का होगा, एक 12th लेवल का होगा और एक ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और जो सारे एग्ज़ाम्स हैं वो साल में 2 बार होंगे। इसमें स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। आपने एग्ज़ाम दिया, सपोज़ करो आपने ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्ज़ाम दिया है, तो जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी हैं आप उनसे तो जुड़ जाएंगे। अब आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और ये स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा। बैंक ने कोई वैकेंसी निकाली और वहाँ एक चीज़ अभी मैं जो समझ पाया हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर सीटी में इतने स्कोर के ऊपर बैंक ने कोई वैकेंसी निकाला और आपका स्कोर अच्छा है, आप जो है अच्छा स्कोर किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि आपका अगर स्कोर अच्छा है, जितने भी मतलब कैंडिडेट हैं आपका स्कोर अच्छा है तो आप आ जाइए। अगर आप मेरिट पे आते हैं तो आप वहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ऐसा जो है मैं समझ पाया हूँ जो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक स्कोर कार्ड रहेगा, आपको बार बार एग्ज़ाम नहीं देना है। आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया, अब आपके पास एक सीटी सर्टिफिकेट है जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब निकली है। अपना सीटी स्कोर कार्ड वहाँ पर सबमिट कर दो, या तो मेंस होगा या फिर इंटरव्यू होगा या डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार एग्ज़ाम नहीं देना है, ये सबसे ख़ास बात इसमें इसकी यही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अटेम्प्ट्स की। तो इसमें अटेम्प्ट्स की भी कोई लिमिट नहीं है। आप हर साल जो 2 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप हर बार जब भी सीईटी कंडक्ट होता है तब आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पिछला स्कोर सही नहीं है, मैं स्कोर में और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो आप सीईटी दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, तो मत दो अपना सीईटी जो है आप। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है कि इसमें अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट है। आपको कई जगह इसमें जो है कन्फ्यूज़न होगा, एकदम सटीक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ ये होगा कि पूरा ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ऑनलाइन तो होगा ही, पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक और बड़ी चीज़, ऑफिशियल मतलब जो लोकल अलग अलग स्टेट वाइज प्रॉब्लम आती थी। अभी तक मैक्सिमम एग्ज़ाम क्या होते थे, या तो इंग्लिश में कंडक्ट कराए जाते थे या हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट कराए जाते थे। अब ये जो सीईटी होगा, देखो कितना बड़ा चेंजेस होगा। यहाँ 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम के बाद हमें पता चलेगा, पर 12 भाषाओं में एग्ज़ाम अब होंगे। तो अब आपको लोकल लैंग्वेज पर जो प्रॉब्लम आती थी या लोकल लेवल पर जो प्रॉब्लम आती थी वो तो यहाँ पर आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी है। आपकी यहाँ पर वो प्रॉब्लम, लोकल लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इंग्लिश और हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती और जो 12 मुख्य भाषाएं हैं वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। एक और यहाँ पर सरकार जिस पर बार बार फोकस कर रही है, देखो सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि आपकी बार बार फीस ना लगे, आप बार बार एग्ज़ाम ना दें, आप बार बार आने जाने में खर्चा मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने और काम क्या किया हुआ है कि आप जब जैसे सीईटी का कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप उसके पोर्टल पर जाओगे, अप्लाई करोगे, तो वहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार डेट और सेंटर चुन सकते हो। आप किस डेट पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस सेंटर पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये भी खास बात इसमें रहने वाली है। इसका नेटवर्क इस तरह का रहेगा कि आपके सबसे करीब हर जगह, आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपके नियरेस्ट कोई ना कोई सेंटर ज़रूर रहने वाला है। एटलीस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंटर ज़रूर होगा। तो आप अपनी डेट खुद से चुन सकते हैं, आप अपना एग्ज़ाम सेंटर खुद से चुन सकते हो। एक बार जाना है, आपका जहाँ भी एग्ज़ाम्स है वहाँ पर जाओ, एक बार एग्ज़ाम दो, फुर्सत, फिर आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि जो हेल्पलाइन पोर्टल के बारे में, यहाँ पर हेल्पलाइन पोर्टल रहेगा। अभी तक
अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपको फॉर्म फिल करने से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कभी कोई दिक्कत आती है, कभी कोई दिक्कत आती है, ना बैंक वाले आपको जवाब दे पाते हैं, आईबीपीएस यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, आरआरबी भी कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पर 24/7 एक सपोर्ट टीम रहने वाली है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल करो, आपकी क्वेरीज को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। मैं एक और बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो सिलेबस होने वाला है वो स्टैंडर्ड सिलेबस होगा। देखो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स पढ़ो, फिर रीजनिंग पढ़ो। एसएससी की अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इसके साथ साथ करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। लेकिन अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना तो पढ़ना ही है, प्लस में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़ना है और पॉलिटिक्स भी पढ़ना है। इसके अलावा साइंस का भी आपको अध्ययन करना है। फिर अगर आपका स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम देना है आपको तो उसके लिए आप अलग से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ते हो हिंदी, या फिर उस स्टेट का आप जीएस पढ़ते हो, या फिर कंप्यूटर पढ़ते हो, तो बड़ा कन्फ्यूज़न है ना। किसी में बैंक का मैथ्स अलग होता है, एसएससी का मैथ्स और एडवांस्ड आ जाता है, स्टेट लेवल में कुछ अलग अलग टॉपिक आ जाते हैं, तो रेलवे में जाओगे तो वहाँ पर कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम वाइज टॉपिक अलग अलग, एग्ज़ाम वाइज सिलेबस अलग अलग, एग्ज़ाम वाइज सब्जेक्ट, किसी में कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो किसी में कोई सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स से आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो बहुत सारी झंझटें होती हैं, ये सारी झंझटें सीईटी में आकर ख़त्म हो जाती हैं। पूरे देश में एक ही सिलेबस रहेगा। एक बार अगर फिक्स हो गया कि भाई आपका 100 नंबर का ये क्वेश्चन है, हालांकि ये अभी फिक्स नहीं हुआ है, सिलेबस अभी आगे आएगा, अभी कोई भी बोल दे अभी आपको कुछ आया नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि आपको फिक्स कर देंगे कि आपके भाई 5 सब्जेक्ट हैं, आपको ये पढ़ने हैं, इनके आपके 100 क्वेश्चन हैं या 200 क्वेश्चन जो भी हैं, ये आपको इतने की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, बात ख़त्म। अब आपके सामने क्या है, यहाँ पर क्लियर है, एक ही तैयारी से आप बैंक में जा सकते हो, आप एसएससी में जा सकते हो, आप रेलवे में भी जा सकते हो, आपके जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनमें भी जा सकते हो। कितनी गजब की चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि आपको झंझट तो नहीं है अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने का। अभी क्या होता है, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल बैंक के ही एग्ज़ाम दे पाओगे। अब ये है कि सब्जेक्ट कॉमन कर दिए हैं, कुछ ही सब्जेक्ट रहेंगे और आप हर एग्ज़ाम में जा पाओगे। समझ में आ रही है बात। एज के बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, पर एज का आपको टेंशन नहीं लेना है। एज का जो कॉमन रहता है 18 से 30 ईयर वही आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। एज में कोई भी झंझट नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, इससे रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें एक और चीज़ सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार ने इसमें मेंशन किया हुआ है कि इसका स्कोर कार्ड कहाँ कहाँ पर वैलिड रहेगा। तो आपने एक बार सीईटी दिया, सीईटी देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिल गया, 3 साल तक बढ़िया उस स्कोर कार्ड को संभाल के रखो। बैंक की वैकेंसी आई, आईबीपीएस मतलब क्या हो गया, बैंक मतलब आपका स्कोर कार्ड बैंक के काम आएगा, आपका स्कोर कार्ड रेलवे के एग्ज़ाम में भी काम आएगा, वही स्कोर कार्ड एसएससी के एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है, और वही स्कोर कार्ड स्टेट लेवल के गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। सरकार ने ये भी प्लान किया हुआ है कि प्राइवेट कंपनीज चाहें तो इस सीईटी के स्कोर कार्ड को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। यानी कितनी शानदार चीज़ है, आप ही देखिए, एक ही एग्ज़ाम से बैंक, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम, पुलिस, कांस्टेबल, सारे एग्ज़ाम्स और सारी प्राइवेट कंपनियां अगर चाहें तो रिक्रूटमेंट निकाल दें। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि सपोज़ आपका 100 नंबर का पेपर है, उन्होंने कहा कि जितने बच्चों के पास या जितने कैंडिडेट के पास 75+ स्कोर है वो अप्लाई कर दो। वैकेंसी आया हुआ है आपका, आपको पेपर वहाँ पर आपका बताया गया कि 100 मार्क्स का पेपर है,
उन्होंने कहा कि भाई आपके स्कोर अगर 75 प्लस है तो आप अप्लाई कर दो। वो ऐसा कहेंगे कि आप अप्लाई कर दो, हमें कुछ मैनेजर की ज़रूरत है या असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो आपने वहाँ क्या करना है, आपको फिर वहाँ एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट आप देखोगी या तो आपका इंटरव्यू बोलेंगे या कुछ और टेस्ट आपका वहाँ हो जाएगा, या तो फिर आपका मेरिट के आधार पर वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आपका कुल मिलाकर वहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। सरकार ने ये भी लिखा है कि प्राइवेट कंपनी अगर चाहें तो वो भी इसे इम्प्लीमेंट्स कर सकती हैं। तो एक एग्ज़ाम्स में आपके इतने रास्ते खुलेंगे, एक ही एग्ज़ाम से आपके बहुत सारे रास्ते यहाँ पर खुल जाने वाले हैं। अभी आप सबके लिए अलग अलग काम करते थे, आप इस बात को समझो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसकी सारी जानकारियों को देखो और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओ कि ये सही है या गलत है। और आपने एक नोटिस किया होगा कि जब कभी कहीं कोई बदलाव होता है तो उसका विरोध जरूर होता है, क्योंकि बदलाव अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता। तो आगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताएंगे कि अभी तक क्या होता था कि अगर बैंक का एग्ज़ाम है तो आईबीपीएस में जा रहे हो, एसबीआई तो खुद अपना एग्ज़ाम लेता है खुद का, आरबीआई अपना अलग एग्ज़ाम लेता था। अब एक ही जगह सीटी यानी सरकार का जो एनआरए होगा वहीं पर आप अप्लाई करेंगे। सिंपल एनआरए की आगे जो भी वेबसाइट आएगी वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर जो नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पर आपको जाना है। एक ही जगह अप्लाई करो, एक बार फीस पे करो, एक बार अच्छे से मेहनत करो और एक ही बार में आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा उस पर आपको जॉब मिल जाएगी। अब आप देखेंगे एक बार, अब आप देखिए कि एक बार अप्लाई करके आपके सामने अगर 20 से 25 जॉब्स के ऑप्शन हैं, एक बार अगर ढंग से मेहनत कर लिए तो गवर्नमेंट जॉब आपकी पक्की है। और देखो इसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्या होता था, मान लीजिए आपका बैंक का आईबीपीएस का एक फॉर्म निकला हुआ है जिसमें 4000 वैकेंसीज़ हैं और ये जो आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी है। मान लीजिए और कोई दूसरा पीओ का फॉर्म निकला हुआ है जिसकी 3000 वैकेंसीज़ हैं। फॉर्म भरने वाले लोग वही होते थे, वही लोग इधर भी फॉर्म भरते थे और इधर भी भर देते थे। और जो थोड़े एक्सपीरियंस लोग होते थे जिनका पुराने एग्ज़ाम्स निकल चुके हैं, वे दोनों जगह सीट पर कब्जा कर लेते थे। ज्वाइन तो उन्हें एक ही करना है ना, और अगर ज्वाइन नहीं करते तो किसी और को जॉब मिल जाती, तो वो काम यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, सीट आपकी खाली नहीं जाएगी और वेटिंग लिस्ट का भी कोई लोड नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास एक पोस्ट है और एक ही कैंडिडेट। भाई आप या तो इधर ज्वाइन करो, आप यहाँ ज्वाइन करो, या तो यहाँ ज्वाइन करो, आप एक ही सिलेक्शन ले पाओगे दोनों जगह में और इससे दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो कितनी सारी चीज़ें आपकी बच रही हैं। आपको एक ही सिलेबस पर फोकस करना है, आपकी पूरी जी जान एक ही एग्ज़ाम पर लगाना है, आपको एक ही बार मेहनत करना है, एक ही बार आपको अप्लाई करना है, वो भी घर के पास जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। तो महिलाओं के लिए गांव के जो बच्चे हैं उन पर सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है कि वो भी इस चीज़ से जुड़ें। ये सरकार का एक बहुत बड़ा पर्पस है कि भारत में एकदम निचले स्तर के जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वो भी इससे जुड़ें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई बुराई नहीं है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करिए। बाकी सबकी विचारधाराएं अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, तो आपको ज़रूर, मैं विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी समझ में आई होगी। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। ओके, तो मुझे बस इतना ही कहना था, इतना ही मुझे आपको समझाना था। मैंने बहुत रिसर्च करके पूरे पॉइंट्स आपके सामने बनाए हैं और मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कैसा आपको ये सिस्टम लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई चीज़ आप चाहते हैं या और कोई चीज़ आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे जल्दी बता देना। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट जानकारी वाले वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। वीडियोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।